नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी दौड़। आई को पुकारते हुए रघु जानता था वह कहाँ मिलेगी। हमेशा की तरह पूरब वाले खेत की आल पर। समझाकर हार गया कि अब वह अपना खेत नहीं रहा, मगर वह सुने तब न। उस जमीन के हथेली भर टुकड़े में उसकी जिंदगी के 25 साल दफन है। आषाढ़ के अनवरत झड़ते दिन, शीत की कनकनाती रातें, ग्रीष्म की सीझी हुई सुबह शाम, यही गढ़ी है वह, उसकी आत्मा जन भर के लिए। अब कहीं जाएगी भी तो कहाँ। बाबा कहते थे, माटी का मुंह अपने शरीर के मुंह से ज्यादा प्रचंड होता है बेटा। देह छूट जाए मगर किसान की जमीन नहीं। बाबा की बात तब समझ में नहीं आती थी। आई के कंधे पकड़कर वह हिलाता है तो आई जागती है, जैसे झेपती हुई सी उठ खड़ी होती है। देख न रघु, कनाल के पार वाले नीलम के नीचे कितनी कैरियां गिरी हैं, कोई उठाने वाला नहीं। गिरने दो, हमें क्या। जिनकी जमीन बाड़ी है वह संभाले। बड़ी भूख लगी है, तू घर चल। रघु आई को खींचते हुए चल पड़ता है। सांझ की आखिरी रोशनी कनाल पर चमक रही है। हवा में तिर तिर कांपता पानी स्याह लाल है। पश्चिम की ओर, जहां क्षितिज स्लेटी हो गया है, उड़ते हुए पंछी छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिख रहे थे। शिवाजी राव, रघुवा चौहान और महादेव गवंडी के खेत पार कर वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ाए थे। यहाँ से सड़क दूर तक दिखती है, अंत में आकाश में समाती हुई सी। सड़क की दूसरी तरफ उनका गांव था, 70-80 लोगों का छोटा सा गांव, नांदीपुरा। इस समय सुलगते हुए चूल्हों के धुएं से लगभग अदृश्य। सामने राजमार्ग के आखिरी छोर से दौड़कर आते हुए वाहनों की अनगिनत रोशनी के धब्बे चमक कर तेजी से फैलते हुए आंखें चौंधिया रहे थे। जब सामने से कोई वाहन गुजरता, एक तेज सनसनाहट के साथ दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते। किसी तरह माथे का पल्लू संभाले अपने बेटे का हाथ पकड़कर सड़क पार करते हुए आई ने जाने कैसी आवाज में कहा था, खेती के मौसम में ऐसे हाथ पर हाथ धर बैठे नहीं रहा जाता रघुआ, बचपन की आदत है। उनके बाकी के शब्द बगल से गुजरती किसी ट्रक के शोर में खो गए थे। जिस जमीन में हाड़ गलाए, प्राण रोपे, आई फिर शुरू होने लगी थी, मगर रघु ने सुनकर भी नहीं सुना था। अब वह इन सब बातों से आगे निकल जाना चाहता था। क्या रखा है इनमें, कुछ भी तो नहीं। गुजार लिए साल महीने, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सब फिजूल गया, कभी कुछ लौट कर नहीं आएगा। गांव की कच्ची सड़क धूल से अटी पड़ी है। मवेशी अब भी घर लौटते हुए, सोसियाते हुए आसपास से गुजर रहे हैं। हवा में ताजे गोबर और सूखी कूटी की गंध है। दूर तुकाराम के कुएं के पास दो बैल दोपहर से लड़ रहे हैं। अब भी एक दूसरे से सिंग भिड़ाए खड़े हैं। उन्हें अलग करने की कोशिश करके गांव वाले हार गए। पूरी दुनिया का यही हाल है, जिसे देखो बस लड़े जा रहे हैं। आई धीरे धीरे बड़बड़ाती हैं। उनकी आवाज में खंडहर गूंजता है। जाने उनके भीतर का भराव कहाँ गया। बाबा के बाद इस तरह खोखली हो गई। जाने वाला कभी अकेला कहाँ जाता है। घर लौटकर आई ने हाथ पैर धोकर तुलसी चौरे पर दिया जलाया था। तुलसी के सामने झुकी आई का दिए की लौ में चमकता सोना माथा रघु को दहशत से भर देता है। वह उसकी ओर देखने से बचता है। बचपन से जिस माथे पर हमेशा सिक्के भर का टीका देखा है, मांग भर सिंदूर देखा है, वहां बंजर खेत सी वीरानी अब आई आई नहीं लगती, कोई और लगती है। चूना रंग झड़ा हुआ कोई भुतैला घर, जाने सारा लावण्य कहाँ निचुड़ गया। मंदा और भाग्या आंगन के एक कोने में चटाई बिछाकर लालटेन की रोशनी में पड़ रही थी। नीलांगी गाय के लिए नाद में पानी भर रही थी। बगल की झोपड़ी में विनायक धोड़ एक तारा बजाकर संत ज्ञानेश्वर के भजन गा रहा था। हर रोज दिन भर खेत में काम करने के बाद रात को वह इसी तरह अपने आंगन में बैठकर भजन गाता था। रघु महसूस करता है उसकी आवाज में कितना सुकून और यकीन है। जाने वह यह सुकून अपने भीतर कहाँ से लाता है। उसे भी इस यकीन की बहुत जरूरत है। कई बार उसके भजन सुनते हुए रघु को नींद आ जाती थी। आई ने गर्म पानी में नाशनी गूंथ कर बड़ी परात जैसे तवे पर भाखरी बनाई थी। लहसुन, नारियल की सूखी चटनी और प्याज के साथ
भाखरी खाते हुए रघु चुप रहा था। आई भी। आजकल वह बात करते हुए कतराता है। आई समझती है, मगर वह क्या करे। इतना सारा कुछ इकट्ठा हो गया है भीतर, राख से भरे हुए चूल्हे की तरह। कुंद होकर रह गई है। सांस नहीं ली जाती। ये निरंतर कहना खुद को हल्का करना है। वह खुद भी कहाँ समझती है। सबकी तरह उसे भी लगता है वह सठिया रही है। गरीबी में रोग का प्रकोप उम्र गिनकर नहीं आता। उसे जो उम्मीदें हैं अपने इकलौते बेटे से ही है। बेटियां समझदार हैं मगर अभी छोटी हैं। बड़ी बेटी नीलांगनी 13 बरस की है, दूसरी मंदा 9 और छोटी वाली 6 बरस की। नीलांगी 5वीं तक पढ़कर घर में उसका हाथ बटाती है और मंदा भाग्या सरकारी बालबाड़ी में जाती है। बालबाड़ी की बहन जी कहती हैं बेटी को पढ़ाओ, तो पढ़ा रही है। ना पढ़े तो करे भी क्या। 3 साल हो गए, पाँव के नीचे जमीन नहीं रही। होती तो ये छोटे छोटे हाथ भी कुछ काम आ जाते। बेकार बैठने से अच्छा है पट्टी पर खल्ली घीसें। दिमाग में 2 शब्द के साथ पेट में अन्न के 2 दाने भी पड़े। वहां दोपहर का खाना मिलता है। सड़ा गला खाकर महीने 2 महीने में बच्चे कई बार बीमार पड़ते हैं। फिर भी यह बहुत बड़ा आसरा है। आई रघु से एक और भाखरी के लिए पूछती है, मगर वह मना कर देता है। हमेशा की तरह कहता है कि दोस्त के घर से शीरा खाकर आया है। आई जानती हैं रघु झूठ बोल रहा है। उसके लिए आखिरी बची हुई भाखरी के वह 2 टुकड़े नहीं करना चाहता। बचपन में रघु के कई बार झूठ बोलने पर उसने उसे पीटा था। आज बस छिपकर अपने आंसू पोंछती है। कितना समझदार हो गया है वह। भीगी आंखों से वह अपने बेटे को एक साथ 2 गिलास पानी पीते हुए देखती है। मंदा अपनी भाखरी से एक टुकड़ा कल सुबह के लिए बचाकर रखती है। शाला जाते हुए कुट्टी चाय के साथ खाएगी। भाग्या अपनी पूरी भाखरी खा जाती है। आधी भाखरी पर वह पूरी रात गुजार नहीं पाती। रात की हवा भी अब गर्म होने लगी है। पलाश के फूलों से जंगल सुलग उठा है। घाटियों से उतरकर पानी पीने के लिए मोर छोटे बांध तक आने लगे हैं। सुबह शाम उनके केका से मन प्रांतर गूंज रहा है। कल खेत की मेड़ पर 2 साही अपने कांटे तान कर घूमते फिर रहे थे। ढेला मारा तो झमक झमक भागे। आजकल हाईवे पर कछुआ और खरगोश भी सड़क पार करते हुए मारे जा रहे हैं। मंदा भाग्या बेली या चमेली के गजरे लेकर अक्सर वहां बेचने के लिए खड़ी रहती है। उस दिन एक घायल गिलहरी उठा लाई थी घर में। रघु ने अपनी चटाई आंगन में सहजन के पेड़ के नीचे लगा लिया था। तीनों बहनें और आई रसोई के बरामदे में एक साथ सोई थीं। रसोई की दीवार पर कतार से सूखते कंडे काले टीके से चमक रहे थे। गर्मी में कोई समस्या नहीं, मगर बारिश में बहुत तकलीफ होती है। छत हर जगह से रिसती है। आंगन गली कीचड़ से भर जाता है। सामने वाली सदर दरवाजे की दीवार अगली बारिश झेल नहीं पाएगी। रघु सोचता है और सोचता है। उसके पास किसी बात का हल नहीं, बस जरूरतों का पुलिंदा है और सर दर्द है। आई उससे कुछ कहती नहीं, मगर जाने किन नजरों से देखती हैं। उसे वे आखिर सहती नहीं, कहीं से बहुत छोटा कर देती हैं। वह उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। सारा सारा दिन घर से बाहर रहता है, इधर उधर बेमकसद फिरता है, मगर वे आंखें उसके पीछे लगी रहती हैं। कभी कभी उसे चिढ़ होती है। क्यों आई उससे इतनी उम्मीद करती है। किस काबिल है वह। 19 साल उम्र है उसकी। बीए प्रथम वर्ष में पढ़ता है। बाबा की आकस्मिक मौत ने उसे रातों रात बदल दिया है। दुनिया के साथ साथ आई भी उसकी ओर देखने लगी है। उसकी कातर आंखें, दयनीय हाव भाव। बाबा के बाद वह अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी है। काश कि वह समझ पाती। उसका बेटा अब भी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इस दुनिया का सामना कर सके। उसे भी डर लगता है। अब भी संकट में उसे आई की जरूरत महसूस होती है। सोचते हुए रघु चुपचाप रोता रहा था। आजकल वह अक्सर रोता है, खासकर रातों को। रोने के लिए उसे रात होने का इंतजार करना पड़ता है। दिन को वह औरों को चुप कराता है। वह घर का अकेला मर्द है। उसे रोना शोभा नहीं देता। कर्ज के बोझ से घबराकर बाबा ने इस तरह से आत्महत्या कर उसे और पूरे परिवार को किस मुसीबत में डाल दिया। 2 साल पहले आया सूखा उनकी जमीन ही नहीं, जिंदगी को भी हमेशा के लिए बंजर कर गया। बाबा ने सूरजमुखी की खेती के लिए बैंक से कर्ज लिया था। पूरे परिवार ने मिलाकर खूब मेहनत की थी। उस साल अच्छी बारिश होने की बात थी।
खेत तैयार करके सब आसमान की तरफ देखते रहे थे। मगर अचानक जाने क्या हुआ था। जब फूल के पौधों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत थी, सारे बादल आसमान से गायब हो गए थे। सुनहरे फूलों से लदने वाली डालियां धीरे धीरे सूखकर काली हो गई थीं, झड़कर विदर्भ की काली मिट्टी में मिल गई थीं। उन दिनों बाबा सुबह से शाम तक क्षितिज की ओर टकटकी लगाए खेत के मेड़ पर बैठे रहते थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें रात गिरते गिरते घर लाया जाता था। कभी कभी बीच रात को उठकर आंगन में निकलकर आसमान की ओर देखने लगते थे, या कान पर हाथ रखकर पूछने लगते, सुना क्या रघु की आई? बादल गरज रहे हैं, आज पानी बरसेगा। जमीन फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। औंधे पड़े चूल्हे की तरह से आकाश से गर्म राख झड़ता रहा। हरियाली सूख कर पेड़ों के कंकाल निकल आए। बाबा ने अब रात दिन बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा रघु की आई? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आई बिना कुछ बोले अपने खांसते हुए पति के पेट सहलाती रहती। रघु सर झुकाए दलान के एक कोने में बैठा रहता। तीनों बहनें एक दूसरे से लगी दूसरे कोने में। बीच में पकती भूख, शंका, विवशता। उन दिनों रात दिन खूब लंबे हो गए थे। जिस दिन बैंक से जमीन घर जब्त कर लिए जाने का नोटिस आया, बाबा रघु से नोटिस पढ़वा कर देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे थे। उस रात बाबा जाने कब घर से निकलकर खेत पर चले गए थे। सुबह उनकी लाश खेत के बीचों बीच पड़ी मिली थी, जहर से नीली। उन्होंने खेत में इस्तेमाल की जाने वाली पेस्टिसाइड खा ली थी शायद। उस दिन खूब पानी बरसा था। अचानक काले काले बादलों से आकाश भर गया था और तेज हवा और गरज के साथ झमाझम पानी बरसा था। जब तक पुलिस पंचनामा करके ना ले गई थी, उस दिन काली मिट्टी के कीचड़ से लिथड़ी बाबा की लाश शाम तक खेत में पड़ी रही थी। उस समय भी उनकी आंखें आकाश को ही ताक रही थीं। आई चाहती थी आकाश को नोच कर उतार ले, बादलों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, मगर कुछ नहीं कर पाई थी। अपनी छाती मसलती बैठी रह गई थी, रो भी नहीं पाई थी। उसकी आंख के आंसू भी सूख गए थे। आज भी कभी कभी कहती हैं, मेरा तेरे बाबा के लिए रोना रह गया है रघुआ। ऊपर जाऊंगी तो वो पूछेंगे, रघु की आई, तेरे पास भी मेरे लिए 2 बूंद पानी नहीं था। बाबा के मरने के बाद 2 दिन खूब हो हल्ला हुआ था। स्थानीय टीवी चैनल वाले, अखबार वाले आए थे। आई और पूरे परिवार को आंगन में बाबा के फोटो के साथ बैठाकर तस्वीर खींची थी। आई के रोने पर टीवी के एक संवाददाता ने अपने कैमरामैन को एक विशिष्ट एंगल से आई की तस्वीर लेने के लिए कहा था। स्थानीय विधायक और नेता विपक्ष भी आए थे। चारों तरफ से सहानुभूति, दया, करुणा की बारिश सी होने लगी थी। थोड़े समय के लिए तो रघु को यह सब अच्छा लगने लगा था वे अचानक विशिष्ट हो गए हैं। इंटरव्यू आदि देने के चक्कर में बाबा के लिए शोक मनाना भी भूल गया था। अब वह साफ धुले कपड़े में मीडिया वालों के लिए तैयार रहता। बाबा की एक तस्वीर को अच्छे फ्रेम में बंधवा लिया था। कुछ दिन गांव में उत्सव का सा माहौल हो गया था। अखबार टीवी वाले आते, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, कैमरे, फर्राटे से अंग्रेजी बोलते पत्रकार, महिला पत्रकारों की काजल लिसरी आंखें, फेडेड जीन्स, खादी की कुर्ती। एक बार उसके कपड़े बने हुए बाल देखकर एक पत्रकार ने इंटरव्यू से पहले कहा था, नहीं यह नहीं चलेगा, अपना हुलिया बिगाड़ो, अपने बाबा के कपड़े पहनो। यू डोंट रिप्रेजेंट द पोवर्टी स्ट्रेकन फेस ऑफ रूरल इंडिया। वह सकपका गया था। इतने सारे लोग, लाइट के सामने वह इतना इमोशन कहाँ से लाता, जिसके लिए टीवी एंकर बार बार चिल्ला रही थी। आज जब कोई भीड़ नहीं, कैमरा नहीं, वह अकेला रह गया है। अपने दुख के साथ खूब रोना आता है। दुख को उसका अंधेरा कोना चाहिए, मरघट का एकांत चाहिए। अब ये सब कुछ है और उसका दुख भी है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मगर पढ़ता है। अब जो जमीन नहीं, पढ़ाई का ही आसरा है। रोज 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज आता जाता है। मोटी किताबों में सर खपाता है। मास्टर जी ठीक ही कहते थे, अगर कुछ बेहतर ना कर सको तो खाली पास क्लास में BA MA करके कोई फायदा नहीं। ये 3rd क्लास की डिग्रियां तुम्हारे गले का ढोल बन जाएंगी। इसलिए वह मन लगाकर पढ़ता है। उसे अपने ही भविष्य के बारे में नहीं, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना है। आई तीनों बहनें कितनी जल्दी बड़ी हो रही हैं। नीलांगी की तो शादी की उम्र भी हो चली, अगले 3 महीने में 14 की हो जाएगी। आई हर दूसरे दिन उसे याद दिलाती है। वह सुनकर आतंकित होता रहता है। जिस घर की हर कोठरी सूनी हो
और रसोई के डिब्बे बर्तन खाली। वहाँ शादी उत्सव के प्रसंग भी शोक की बातें लगते हैं। बाबा के बाद उसके जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ एक एक कर चली गई हैं। वैशाख का मेला, गणेश चतुर्थी, उनके रहते कुछ था न था। निश्चिंतता थी। तब खुला आकाश भी छत लगता था। अब वो छत भी आश्रय नहीं देती। नहर में नहाने में, मछली पकड़ने में, खेत में बिना बैट बॉल के क्रिकेट खेलने में उन दिनों लगता था हर चाहे को पाया जा सकता है। उर्मी को भी। उर्मी भोसले, गांव के सरपंच की इकलौती बेटी। पूनम के चांद सी गोरी, सुंदर। दोस्त मजाक करते थे, सरपंच की बेटी, ऊपर से जात की मराठा, और तू। मगर वह उनकी बातों से निराश नहीं होता। आजकल जात पात कोई मायने नहीं रखता। फिर उर्मी ने मुझे खुद कहा था, वह इन बातों में यकीन नहीं करती। दोनों गांव के दूसरे बच्चों के साथ सालों तक एक साथ स्कूल जाते रहे थे। उन धूल भरी पगडंडियों की बहुत सारी खूबसूरत यादें इकट्ठी हैं उसके पास। बांध के पानी से खेलना, इमली कैरी तोड़ना, खेतों से भुट्टे चुराना। उन दिनों वह कई बार चोरी चोरी उर्मी को निहारता था। उर्मी जानती थी, मगर अनजान बनी रहती थी। एक दिन उसने किसी बात पर उर्मी से कहा था, मैं छोटी जात का हूं, तू जानती है ना। जवाब में उर्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ रघु है। उर्मी की उसी बात की पूंजी लिए वह आज भी बैठा है। जाने उसने उसमें कैसा आश्वासन महसूस किया था। अब रघु के बहुत सारे दोस्त नहीं, दो चार ही रह गए हैं। बबलू उनमें से एक है। कभी कभी वह उसके घर चला जाता है। उसकी माली हालत ठीक है। बाप सरकारी नौकरी करता है। एक दिन उसके मामा ने रघु से कहा था, वह महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार पद के लिए आवेदन पत्र दे दे। वैकेंसी निकली है। वे खुद पुलिस में थे। बबलू ने उसे नेट पर महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी का विज्ञापन दिखाया था। नागपुर, चंद्रपुर, पुणे में 1000 पद, धुले में 120, अमरावती, जालना, सब मिलाकर 6000 वैकेंसियां। 25 मई तक आवेदन देना है। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष तक की थी। रघु अभी 19 का ही था। मामा जी ने कहा था, रघु को बड़े आराम से नौकरी मिल सकती है। फिर ओबीसी होने का भी उसे फायदा मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध था। बबलू ने 25 रुपए महाराष्ट्र ई सेवा सेंटर या शायद इंटरनेट बैंकिंग के जरिए चुकाकर उससे आवेदन पत्र भरवाया था। आवेदन पत्र जमा करके ही रघु को लगा था उसे जैसे उसे नौकरी मिल गई है। उस दिन वह उड़ते हुए अपने घर पहुंचा था। आई से दुनिया जहान की बातें की थी और सारी रात दलान पर लेटकर ढेर सारे सपने देखे थे। सपनों को उम्मीदों के पंख लगते ही वह सातों आसमान छू आए थे। नौकरी लगते ही वह बहन की शादी कर पाएगा, घर की मरम्मत और आई का इलाज भी। हवलदार बनने पर उसे रोबीला दिखना चाहिए। आज ही से वह अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर देगा। हवलदार, हवलदार साहब, सोचते हुए उसके मन में अजीब सी गुदगुदी होती है। कभी अपनी वर्दी में वह उर्मी से मिलने जाएगा। सोचते हुए वह कल्पना करने की कोशिश करता है, उसे वर्दी में देखकर उर्मी के चेहरे पर कैसे भाव आएंगे। एकदम सकते में आ जाएगी वह तो। उस रात नींद में भी वह मुस्कुराता रहा था। कुछ ही दिनों में उसके आवेदन पत्र स्वीकृत होने की सूचना आई थी। साथ ही उसे एक क्रमांक संख्या भेजी गई थी। पुलिस विभाग लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के दिन की घोषणा प्रमुख समाचार पत्रों में जल्द ही करने वाला था। वह रोज बबलू के मामा के पास जाकर इस नौकरी के बाबत पूछताछ कराता था। उन्होंने बताया था लिखित परीक्षा राज्य के विभिन्न सेंटरों में ली जाएगी। 75 अंक के पेपर होंगे। पहला रीजनिंग और लॉजिक, दूसरा सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स, तीसरा इतिहास, भूगोल, संस्कृत और कला। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह थोड़े से दिन उससे काटे नहीं कट रहे थे। मामा जी ने कहा था, शारीरिक परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं। उसे व्यायाम वगैरह करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। सुनकर आई ने घर की अकेली बकरी का सारा दूध उसे पिलाना शुरू कर दिया था, साथ में नाशनी का दूध भी। अब वह सुबह उठते ही मैदानों में दौड़ लगाता। मामा जी ने ही बताया था, 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है वहां। सूरज के गर्म होते होते वह घर लौट आता और नाशनी की रोटी, मूंगफली की चटनी या लहसुन की चटनी के साथ 1 गिलास बकरी का गर्म दूध पी जाता। सारा दिन किताबों में भी डूबा रहता। जाने इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। तैयारी पूरी होनी चाहिए।
उसका सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर है। 19 साल तक तो इस इलाके के 5-6 किलोमीटर की परिधि में ही चक्कर लगाता रहा है। इसके बाहर की दुनिया उसके लिए किस्से कहानियां जैसी ही हैं। फिल्मों और टीवी में दिखाई जाने वाली जिंदगियां जाने किस ग्रह नक्षत्र की होती हैं। वह हर समय या तो आने वाले अच्छे दिनों के देवा स्वप्न में डूबा रहता या किताबों में सर डाले बैठा रहता। आई के बहुत बोलने पर किसी तरह उठकर नहा खा लेता। जब लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई, वह अपने पास के सेंटर में जाकर परीक्षा दे आया था। मामा जी भी उसके साथ गए थे। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे और उसे पूरा विश्वास था कि वह अच्छे अंकों से पास होगा। इसके बाद के दिन बहुत बेचैनी में कटे थे। उसे इंटरव्यू के लिए बुलावे का इंतजार था, जो आखिर एक दिन आ ही गया। 15 दिन बाद इंटरव्यू और शारीरिक परीक्षण के लिए उसे मुंबई जाना था। कॉल लेटर लेकर वह यूं नाचता फिरा था जैसे उसे नौकरी ही मिल गई हो। जाने कितनी बार पढ़ा था उसे। आई तो चिट्ठी आने की खुशी में मोहल्ले वालों को गुड़ बांट आई थी। रात को चिट्ठी सिरहाने लेकर सोते हुए वह फिर सपने देखता रहा था। उम्मीद में जीना निराशा में जीने से भी ज्यादा कठिन होता है। मगर दूसरे दिन मामा जी से खर्चे की बात सुनकर उसका हौसला पस्त होने लगा था। मुंबई आना जाना, वहां 2-4 दिन रुकना, खाना पीना, बस रिक्शे का भाड़ा, कम से कम 1000 रुपए की जरूरत। सुनकर आई का भी चेहरा उतर गया था। सारी रात बिस्तर पर पड़ी पड़ी इतने पैसों की जुगाड़ कैसे की जाए, यही सोचती रही थी। अब घर में बेचने लायक कुछ भी नहीं था, एक नथ के सिवा। यह उसके सुहाग की आखिरी निशानी थी। शादी में उसकी सास ने पहनाई थी उसे, लाल पत्थर और सफेद मोतियों वाली, ठोड़ी तक झूलती हुई। बड़ी बेटी की शादी के लिए सहेज रखी थी इसे। अब इस अकेले बचे गहने का मोह क्या करना। बेटे की नौकरी लगी तो इससे भी बड़ी नथ अपनी बहन को बनवा कर देगा। वैसे भी रघु की नौकरी की बात चलते ही उसने गांव के पाटिल से 5000 रुपये उधार लेकर बड़ी बेटी की सगाई कर दी थी। एक बार रघु की नौकरी लग जाए, फिर इन बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठकर वह नथ और बकरी बेच आई थी। 2 दिन बाद तो रघु मुंबई चला जाएगा। फिर बकरी के दूध की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे दूसरी बकरी आ ही जाएगी। आई ने रघु के हाथ में 1000 रुपये रखे तो वह चुप रह गया। कहता भी क्या, ये पैसे काफी नहीं थे, मगर आई ने बहुत मुश्किल से ये पैसे जुटाए थे, वह जानता था। बुरे समय का फायदा लोग भी उठाने से बाज नहीं आते। आज के जमाने में सोने की नथ की कीमत बस इतनी। रघु के साथ मामा जी भी मुंबई आने के लिए तैयार थे, पर ऐन चलते वक्त बीमार पड़ गए। मजबूरन रघु को अकेले ही जाना पड़ा। इससे पहले वह कभी मुंबई नहीं गया था। दूसरे बहुत सारे गांव वालों की तरह उसके लिए भी मुंबई सीमेंट कंक्रीट का एक जंगल था, जिसमें जाकर अक्सर लोग खो जाते हैं। आई ने रोटी चटनी का डब्बा थमाते हुए उसका हौसला बढ़ाया था। साईं बाबा का लॉकेट गले में डालकर बताया था, जब भी कोई परेशानी आए बाबा का स्मरण करे। उसे बस स्टैंड तक छोड़ने उसकी तीनों बहनें आई थीं। बस चलने लगी तो छोटी ने शर्माते हुए कहा, दादा, इताना मुंबई सुनमाला, साठी नील रंगाचा रे बनाना। जवाब में जाने क्यों रघु की आंखें भर आई थीं। थोड़े से सामान के साथ कितनों के सपने गठरी बांधकर वह अपने साथ मुंबई ले जा रहा है। गणपति बप्पा तुम ही लाज रखना, उसने हाथ हिलाते हुए मन ही मन प्रार्थना की थी। रात भर की यात्रा में वह एक पल भी सो नहीं पाया था। एक तो आने वाले कल की उत्तेजना, ऊपर से एसटी बस का सफर और घाट का उबड़ खाबड़ रास्ता, गहरी घाटियों में भरे स्याह सन्नाटों और झिंगुरों की तेज आवाज को सुनते हुए वह अपनी सोच में डूबा चुपचाप बैठा रहा था। देर रात बस हाईवे के किसी होटल पर रुकी तो उसने चाय के साथ आई की दी हुई रोटी चटनी खाई। अच्छा हुआ आई ने घर से खाना बांध दिया था। यहाँ सब कुछ कितना महंगा है। रुपए सोच समझकर खर्चना है उसे। शहर में 3-4 दिन निकालना आसान नहीं होगा। दूसरे दिन सुबह सुबह बस मुंबई पहुंची थी। नवी मुंबई पुलिस ने उम्मीदवारों के लिए काला बोली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शारीरिक परीक्षण की व्यवस्था की थी और दौड़ इन खार घर में। मामा जी ने कहा था, काला बोली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बस अड्डे से कुछ ही दूरी पर पड़ता है, मगर रिक्शा वाले ने जाने कहाँ कहाँ घुमाकर 100 रुपए ऐंठ लिए। बस लेने की हिम्मत वह कर नहीं पाया था। पहला दिन है, देर से पहुंचना नहीं चाहता था, मगर 100 रुपए का एक झटके में निकल जाना उसे बुरी तरह चुभ रहा था। उसने तय किया था, आगे से वह कभी रिक्शा नहीं लेगा।
मुख्यालय में उम्मीदवारों की भीड़ देखकर उसका दिल बैठ गया था। देवा, इतने लोग! चीटियों की कतार से लंबी लाइन थी। मुख्यालय के गेट से बाहर तक हजारों लोग होंगे। बुझे मन से वह भी कतार में लग गया था। सुबह के 7 बजे थे, मगर अभी से दिन गर्म होने लगा था। हवा एकदम बंद, उमस भी बहुत। लाइन में खड़े खड़े वह सबकी बातें सुन रहा था। सब हाथों में फाइल लिए एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे। कतार घोंघे की चाल से आगे सरक रही थी। एक कदम बढ़ती, फिर जैसे सदियों के लिए ठहर जाती। मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह सबकी बातें सुनाई पड़ रही थीं। देखते ही देखते 2 घंटे गुजर गए थे और वे अब तक मुख्यालय के गेट तक भी नहीं पहुंच पाए थे। आसमान का रंग एकदम फीका लग रहा था। धूप सफेद आग की नदी बनी हुई थी। खाल पर फफोले से पड़ने लगे थे। रघु को तेज प्यास लग रही थी। जीभ तालू से चिपक गई थी, मुंह में जैसे गोद भरा हो। एक पैर से शरीर का बोझ दूसरे पैर में डालता हुआ वह बेचैन हो रहा था। सर से पसीना बहते हुए आंखों में उतर रहा था। सिंथेटिक शर्ट भीग कर पीठ से चिपक गई थी। सब आपस में परीक्षा के तरीके की बात कर रहे थे। पहले कागजों को देखते हैं, जांच करते हैं, कद, वजन और छाती की चौड़ाई नापते हैं। कद कम से कम 165 सेंटीमीटर और छाती की चौड़ाई 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इन बातों के लिए रघु परेशान नहीं था। वह एक लंबा चौड़ा और स्वस्थ युवक था। पिछले 1 महीने से रोज दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। तनख्वाह 5220 हजार के बीच में सुनकर उसके भीतर पहले दिन से कुछ अजीब सा घटा था। इतने रुपए उसने एक साथ कभी अपने आज तक के जीवन में नहीं देखे थे। इतने रुपए से तो वह अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा लेगा। उसने धीरे से साईं बाबा का लॉकेट निकालकर सबकी नजर बचाकर चूमा था। सब ठीक से निपटा देना बाबा। कितने युवक हैं यहाँ! पूरे महाराष्ट्र और जाने कहाँ कहाँ से। बुल्ढाना, गोंदिया, सांगली, सतारा, औरंगाबाद, लातूर, नांदेड़, अकोला, नागपुर। सबकी आंखों में सपने, ढेर सारी उम्मीदें। 6,000 पदों के लिए 40,000 आवेदन पत्र। सब प्रार्थना में है। गणपति बप्पा किसकी सुनेंगे, किसकी नहीं। वह और मन लगाकर प्रार्थना करता है। इसमें भी एक रेस है, जो अपनी प्रार्थना जितनी जल्दी भगवान तक पहुंचा सके। रघु को यहाँ हर कोई अपना प्रतिद्वंदी प्रतीत होता है। सबके प्रति वह एक अस्पष्ट सी ईर्ष्या अनुभव कर रहा है। इनमें से न जाने वह कौन है जो उससे उसकी नौकरी झपट कर ले जाएगा। पानी पीने के लिए वह कतार से बाहर निकलकर कहीं जा नहीं सकता। इससे उसकी जगह छिन जाएगी। मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। प्यास से जैसे गला अंदर से चिपक गया है। जीभ सूजकर मोटी हो गई है। पानी का बंदोबस्त तो होना चाहिए कहीं। उसके आगे खड़े युवक ने कहा था शायद अंदर हो। अंदर पहुंचने में भी अभी घंटा भर तो लग ही जाएगा। बहुत देर से कतार एक ही जगह थम गई है। शायद अंदर लंच ब्रेक हुआ होगा। रघु पस्त होकर जमीन पर बैठ जाता है। लोगों की बातें उसे मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह सुनाई पड़ रही हैं। माथे से बहते पसीने से आंखों में जलन है। हर तरफ धूप में लाल पीले सितारे से तैर रहे हैं। कुछ लोगों ने तौलिए से अपना माथा, चेहरा ढक रखा है। रघु के पास कुछ नहीं। जेब टटोलकर वह एक छोटा रुमाल निकालता है। नीलांगी ने दिया था, लाल धागों से माय स्वीट ब्रदर लिखकर। उससे अपना चेहरा ढांपते हुए रघु की आंखें और जल उठती हैं। जीवन में पहली बार इस तरह घर से बाहर निकला था। जी चाहा था अभी उठकर घर चला जाए। यहाँ से कितनी दूर है उसका घर? बीच में कई घंटों का सफर और कितने सारे पहाड़, नदियाँ। अपने बैग से निकालकर वह एक सूखी रोटी खाता है। नारियल की चटनी खट्टी हो गई है। अपने आगे वाले लड़के को जगह रखने के लिए बोलकर वह गली के मोड़ पर लगे सरकारी नल से पानी पीता है। दोपहर की धूप में पानी उबल गया है। पीकर जैसे और प्यास बढ़ जाती है। फिर भी वह कोशिश करके और थोड़ा पानी पीता है। पेशाब करने के लिए किसी एकांत जगह की तलाश में उसे दूर तक चलना पड़ता है। लौटकर देखता है कि उसकी जगह छिन गई है। उसके आगे कम से कम 10 लोग खड़े हो गए हैं। 10 लोग यानी एक और घंटे का इंतजार। उसकी बारी आते आते शाम हो गई थी। अधिकारियों ने उसके कागजों की जांच पड़ताल की थी। उसका कद नापा गया था। छाती की चौड़ाई और वजन भी देखा गया था। जाने कितनी देर तक यह सब चला था। उसे बताया गया था दूसरे दिन सुबह 6 बजे से पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। शाम घिरते घिरते मुख्यालय के अहाते से भीड़ छट गई थी। कुछ और उम्मीदवारों के साथ वह बातें करते हुए खड़ा रह गया था। रात कहाँ बिताई जाए इसकी समस्या थी। अधिकतर उम्मीदवार गरीब परिवारों से थे। किसी तरह इंटरव्यू के लिए मुंबई तक आए थे।
किसी होटल में रहना उनके लिए संभव नहीं था। सबने मिलकर तय किया था मुख्यालय के सामने की सड़क के फुटपाथ पर सोएंगे। वह जगह निहायत गंदी थी। चारों तरफ खुले हुए नाले और भरी हुई कचरा पेटियां। आवारा कुत्ते और बैल भी घूम रहे थे। एक ठेले से 2 बड़ा पाव खाकर और नल से पानी पीकर वह एक सकरी सी पट्टी पर चादर बिछाकर लेट गया था। बहुत थकान हो रही थी। कल भी पूरी रात सो नहीं पाया था। लंबी यात्रा, सारे दिन की दौड़ धूप और तेज गर्मी। रघु को लग रहा था किसी ने उसे अंदर तक निचोड़ लिया है। वह सोना चाहता था मगर किसी भी तरह सो नहीं पा रहा था। बहुत उमस हो रही थी। जमीन से जैसे भाप उठ रहा था। खुली नालियों से तेज बदबू के भभाके मच्छर भी फनल की शक्ल में फिनफिनाते हुए सर के ऊपर गोल गोल उड़ रहे थे। आसपास कुछ लोग बैठकर सिगरेट पी रहे थे। एक शराबी इधर उधर घूम घूम कर जाने किसे गालियां देता फिर रहा था। सोने की कोशिश करता हुआ रघु आकाश को तक रहा था। धुआं धुआं टिमटिमाते सितारों से भरा हुआ। उसके गांव का आसमान कितना खुला हुआ होता है, सर्दियों में कांच की तरह। सितारे भी खूब उजले। यहाँ कितनी धूल है। नथुनों में काली मिट्टी सी भर गई है। गला भी जैसे बैठ रहा है। बार बार खखार कर साफ करना पड़ता है। करवट बदलते हुए उसे घर की याद आती है। एक छोटी सी झोपड़ी, मिट्टी गोबर से लीपा आंगन, बारिश में जुगनू और सड़ती हुई कूटी की गंध से भरी हुई। इतनी दूर से सोचते हुए सब सपने की तरह मोहमयी लग रहा है। जितनी दूर घर से जाओ, घर उतनी करीब आता जाता है। 3 दिन बाद वह घर लौटेगा, आई के पास। सांसों में पकती भाखरी की सौंधी गंध लिए सुबह होने से थोड़ी देर पहले रघु को नींद आ गई थी। दूसरे दिन कचरा गाड़ियों की घरघराहट और सफाई कर्मचारियों के बोलने की आवाज से रघु की नींद टूटी थी। हरी साड़ी पहनी महिला सफाई कर्मचारी उसके आसपास झाड़ू लगा रही थी। हर तरफ धूल का बवंडर उड़ रहा था। आवारा कुत्ते और गाय कूड़े के ढेर पर मुंह मारते फिर रहे थे। एक अधमरी सी गाय प्लास्टिक की थैली समेत सड़ी सब्जियां चबाते हुए उसे निर्लिप्त भाव से घूर रही थी। 6 बजे शारीरिक परीक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना था। साथ के लड़के उठकर जाने कब जा चुके थे। रघु अगली गली के मोड़ पर लगे म्यूनसिपैलिटी के नल से मुंह धोकर सुलभ शौचालय हो आया था। ठेले पर चाय और एक बड़ा पाव खाकर वह लगभग दौड़ते हुए मुख्यालय के गेट पर पहुंचा था। गेट पर उम्मीदवारों की लंबी कतार तब तक लग चुकी थी। वह अभी जाकर खड़ा हो गया था। आज गर्मी कल से भी बहुत ज्यादा थी। इतनी सुबह भी लग रहा था। जमीन से गर्म भाप उठ रहा है। कपड़े पसीने से भीग उठे थे। कतार में खड़े खड़े रघु ने साईं बाबा का लॉकेट निकालकर माथे से लगाया था और गणपति बप्पा का स्मरण किया था। आज सारी परीक्षाएं अच्छे से निपट जाए देवा। कल शाम एसटीडी बूथ से उसने गांव के पाटिल के घर आई के लिए संदेश छोड़ा था कि वह कुशल है और आज उसका शारीरिक परीक्षण होने वाला है। आई जरूर गांव के रामदास मंदिर में जाकर उसके नाम से पूजा चढ़ाएंगी। सोचकर वह कहीं से आश्वस्त हुआ था। आई की प्रार्थनाओं पर उसे भरोसा है। शारीरिक परीक्षण में 5 किलोमीटर की दौड़, शॉर्ट पुट तथा हाई जंप सम्मिलित था। रघु को विश्वास है वह यह परीक्षाएं आसानी से पास कर जाएगा। धैर्य से वह अपनी बारी का इंतजार करता है। कतार आधे घंटे से टस से मस नहीं हो रही है। जाने कहाँ जाकर अटक गई है। इधर माथे पर सूरज का गोला तमतमाते हुए चढ़ाया है। धूप का रंग एकदम सफेद है, तरल आग की तरह चारों तरफ झड़ रही है। हवा धुआं रही है धीरे धीरे। बीतते समय के साथ पंक्ति में खड़े युवकों में बेचैनी बढ़ रही है। सब रह रहकर अपनी जगह में कसमसा रहे हैं। शरीर का बोझ एक पैर से दूसरे पैर पर डाल रहे हैं। हर दूसरे मिनट कोई अपनी घड़ी में समय देख रहा है या किसी से समय पूछ रहा है। घड़ी की सुई भी जैसे अटक गई है। समय आगे ही नहीं बढ़ रहा। कितनी देर। ओह। रघु अपने छोटे से रुमाल से चेहरा पोंछता है। पसीना बहकर आंखों में जलन पैदा कर रहा है। साथ ही पीठ भी जल रही है। शायद खमौड़ियां निकल आई हैं। पूरा माहौल जैसे दम साधे पड़ा है। कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। इतने उम्मीदवार, सबकी परीक्षा, कितना समय लगेगा। सुबह 6:30 से लाइन लगी है। अब तो 1 बजने को आए। धूप का रंग अब पीला पड़ रहा है। कभी कभार चलती हवा लपटों की तरह लग रही है। सूखे पत्ते गर्म हवा के लट्टू में गोल गोल घूमते हुए उड़ रहे हैं। रघु को महसूस हो रहा है वह भीतर तक सूख गया है। एक धीमी आंच में उपले की तरह उसका शरीर तप रहा है। उसे पानी चाहिए। रह रहकर पूरी देह में एक ऐंठ सी पैदा हो रही है। जीभ तालू से जा चिपकी है।
जैसे काठ की हो। आंखों के आगे लाल नीली आकृतियां नाच रही हैं। वह इधर उधर नजरें दौड़ाता है। आज भी कहीं पानी का बंदोबस्त नहीं दिख रहा। जल्दबाजी में वह भी पानी साथ लाना भूल गया। आगे की पंक्ति में एक उम्मीदवार के हाथ में पानी का बोतल है। वह उसे खोलकर गटागट पी रहा है। रघु उसे चुपचाप देखता है। चिल्लाकर कहना चाहता है, उसे भी पानी चाहिए, मगर कह नहीं पाता। तभी सामने सड़क से एक पानी का टैंकर गुजरता है, पानी छलकाते हुए। कितना पानी बह रहा है। रास्ते पर पानी की एक लंबी लकीर बन गई है। एक कौवा चोंच उठा उठाकर पानी पी रहा है। दो कुत्ते एक गड्ढे में जमा गंदला पानी चाट रहे हैं। रघु अपनी पलकें झपकाता है। दूर दोपहर का क्षितिज एक पनीली दीवार की तरह तिर तिर कर रहा है। पीछे अभी अभी एक युवक त्योरा कर गिरा है। वह चौथा है। उससे पहले 3 और युवक अब तक गिर चुके हैं, जो उनकी धूप सूखी आग की तरह सबके भीतर से ऊर्जा निचोड़ रही है। अंदर पहुंचकर भी जाने कितनी देर इंतजार करना पड़ा। तपती जमीन पर बाड़े में ठूसे भेड़ बकरियों की तरह उन्हें घंटे भर बैठाया गया। तरह तरह की औपचारिकताएं पूरी की गई। सबके बनियान में उनके नंबर चिपकाए गए। ब्लड प्रेशर और हृदय गति जांची गई। वहां डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मचारी मौजूद थे। एम्बुलेंस भी। उन्हें बताया गया था, पेट टेस्ट वे अपनी जिम्मेदारी पर दें। हर बात पर वे एक साथ सर हिलाते रहे थे। 5 किलोमीटर की दौड़ में कई अन्य युवकों के साथ रघु की बारी आई। दोपहर का सूरज ठीक सर के ऊपर था, दहकती भट्टे की तरह। ट्रैक पर खड़े रघु ने साईं बाबा को याद करने की कोशिश की थी, मगर जाने क्यों सब कुछ अंदर गड्ढमगड्ढ होता जा रहा था। वह ठीक से सोच नहीं पा रहा। आंखों के आगे लाल पीली आकृतियां निरंतर नाच रही हैं। लोगों की आवाजें दूर से आती हुई लग रही हैं, जैसे मक्खियां भिनभिना रही हों। वह अपना सर झटकता है, भीज भीज कर आंखें खोलता है, मगर उन नाचती आकृतियों से छुटकारा नहीं मिलता। थोड़ी देर पहले उन्हें केले और ग्लूकोज दिया गया था, उससे कुछ बेहतर महसूस हुआ था, मगर उसके बाद देर तक फिर तेज धूप में खड़ा रहना पड़ गया था। आखिरकार जब दौड़ शुरू हुई थी, रघु तीर की तरह सबसे आगे निकल गया था। उसकी आंखों के सामने उसके गांव का हरा मैदान पसरा था। उसे यह दौड़ किसी भी तरह नियत समय में पूरी करनी थी। उसे यह नौकरी हर हाल में चाहिए। कई परीक्षाएं उसने पास कर ली थी, शेष बची भी करनी ही थी। वह बेतहासा दौड़ रहा था, दहकता सूरज, सुलगती हवा और धूल के काले बवंडर के बीच। उसके साथ जाने और भी कौन कौन दौड़ रहे थे। कीटनाशक जहर से काले पड़े बाबा, छुरियों की गठरी बनी आई, तीनों बहनें, हर तरफ शोर है। सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, बाबा आई नीलांगी, मंदा छुटकी, अपनी जमीन वापस लेनी है बेटा। अपनी जमीन में किसान की जान होती है। मैं वहीं दबा पड़ा हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। वह बाबा के हाथों से अपनी बाह छुड़ाता है। बाबा दौड़ने दो। सब आगे निकल रहे हैं। कहते ना कहते आई उसके आगे आ जाती है। वह गिरते गिरते बचता है। आई को बस हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना आता है। अगले अगहन तक नीलू की शादी करनी है। उधार के रुपए पर सूद चढ़ रहा है। रघुआ, दादा मला, नील रंगा चेरी बन। रघु सबके हाथ झटक कर और तेजी से भागता है। उसे अब कुछ नहीं दिख रहा, बस आंखों के आगे नाचता एक मटमैला बवंडर और कानों में गूंजती सीटियां। रघु के पीछे दौड़ते बाबा, आई, नीलांगी। मंदा छुटकी को पता नहीं, रघु के भीतर अब एक बूंद पानी नहीं बचा है। दोपहर के सुलगते हुए तंदूर की सूखी आग ने उसके भीतर की सारी नमी निचोड़ ली है। वह जली लकड़ी की तरह चटक रहा है। उसकी जीभ, गला, सीने में दरारें पड़ रही हैं। अकाल की बंजर जमीन की तरह उसका कलेजा फट रहा है। उसके खून में अब ऑक्सीजन नहीं, बस कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है। पेशियां रंग रेशे नीला पड़ने लगे हैं। चेहरा राख हो रहा है। तीसरे किलोमीटर पर वह मुंह खोलकर मछली की तरह सांस लेने के लिए तड़फड़ाता है। उसके पैर अब महसूस नहीं होते। पूरी देह एक काले शून्य में तब्दील हो गई है, मगर वह हौसलों के पांव दौड़ता रहता है। उसे यह नौकरी चाहिए। उर्मी ने कहा था वह उसका इंतजार करेगी। वह उसे हवलदार की वर्दी में देखना चाहती है। वह उर्मी की यह इच्छा जरूर पूरी करेगा। रघु को परवाह नहीं कि उसकी धमनियों में नमक पानी का संतुलन बिगड़ गया है। 10-15 के खतरनाक अनुपात पर पहुंच गया है। रक्तचाप नीचे और नीचे उतर रहा है। अब उन्हें नापा नहीं जा सकता। रघु ने जाने चौथा किलोमीटर कब पूरा कर लिया और कोई चिल्लाकर कह रहा है,
5वां किलोमीटर पूरा होने ही वाला है। वह उलटती हुई पुतलियों से देखता है। सूरज पिघलकर पूरे आकाश में फैल गया है, पारे के चमकते सैलाब की तरह। अब आकाश कहीं नहीं है, कान में तेज सनसनाहट, पसलियों से टकराता दिल। वह अपनी बची खुची आखिरी ताकत समेटता है। अब आंखों के सामने बाबा की काली लाश सुर्ख हो रही है। आई की सैकड़ों झुर्रियां झिलमिला रही हैं। नीलांगी की नाक की नथ में हजारों सितारे हैं। सब ताली बजा रहे हैं। कोई लगातार चिल्ला रहा है, रघु रघु रघु, तुक्कर शकणार, तुला होणार, होय मी करणार, मी करू सकतो। रघु बुदबुदाता है। उसकी चमड़ी विवर्ण पड़ गई है, इतनी गर्मी में भी ठंडी और ढीली। सीने में धड़कता हुआ दिल अब पसलियां तोड़कर निकल आना चाहता है। सामने क्षितिज पर पानी ही पानी है। ऊंची मटमैली लहरें आकाश को छू रही हैं। ठंडा पानी, मीठा पानी। ओह, पानी दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, अमृत है। वह सारा पानी पी जाएगा। नील, झील, समंदर, सब। अब रघु उड़ रहा है। उसने पानी तक पहुंचने के लिए अपनी जान लगा दी है। अब उसके आसपास कोई नहीं, बाबा, आई, बहनें, उर्मी भी नहीं। पूरी दुनिया पिघल कर पानी बन गई है। आकाश में काले घने बादल घिराए हैं। इस बार पानी बरसेगा, खूब पानी बरसेगा। अचानक दोपहर का दहकता सूरज एक भयंकर विस्फोट के साथ टूटकर रघु के ऊपर आ गिरा था। इसके साथ ही रघु के भीतर आखिरी हद तक तनी जीवन की मसृण रेखा बिजली की तरह औंच कर चमक कर एकदम से तड़की थी। रघु ने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली थी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कोई जोर से सीटी बजा रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग रघु को घेर कर उस पर झुके हुए थे, मगर रघु इन बातों से बेखबर सबके बीच गर्म बालू पर निश्चल पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, होठों पर दरारें थीं और मुंह खुला हुआ था। डॉक्टर ने उसकी नब्ज टटोलकर निर्लिप्त भाव से कहा था, ही इज डेड। पानी की कमी की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक या हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया, हिट स्ट्रोक। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस रघु की लाश अस्पताल ले जाने के लिए आ खड़ी हुई थी। आसपास इकट्ठी भीड़ तितर बितर हो गई थी। ऊपर आकाश में इसी बीच जाने कभी एक टुकड़ा बादल के पीछे सूरज छिप गया था और तेज हवाएं चलने लगी थीं। मुंबई से बहुत दूर नांदीपुरा गांव में रघु की आई अपनी छिन गए खेत की मेड़ पर बैठी बदलाए आकाश की तरफ देखती हुई बुदबुदा रही थी, इस साल बारिश जरूर बहुत अच्छी होगी रघु के बाबा। इस बात से बेखबर कि रोती हुई छुटकी उसे ढूंढती हुई इसी ओर भागी आ रही थी। पाटिल के घर मुंबई से फोन आया था। रघु। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी कहानी दौड़। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।